हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। लास्ट सेशन पे हमने सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी को स्टार्ट किया, जहां पर हमने सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी की डेफिनेशन इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ द मीन्स विथ रूट मीन स्क्वायर हमने जाना। इस सेशन पे हम जानेंगे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी में मीडियन, मॉड, रेंज और वेटेड मीन क्या है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टैट से या उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन सी एस से सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट एवर जो मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ कर रहा होता हूँ वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद ये तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोई टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें अपलोड की जाएँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलें समझते हैं कि एक्चुअली हमारे पास मीडियन, मॉड और रेंज और वेटेड मीन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं लास्ट सेशन की बात करूं तो हमने जाना था कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और इसी तरह अर्थमेटिक मीन एंड रूट मीन स्क्वायर क्या है, कब यूज़ करते हैं और इनइक्वालिटीज़ इनके दरमियान क्या हैं। और फिर हमने ग्राफिकली डेस्मॉस के ज़रिए से भी देखा था वेबसाइट के कि ये विजुलाइजेशन के बेस पर किस तरह से वर्क करती हैं और इनके फार्मूलाज को सॉल्व करके भी यहाँ पे देखा था। पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सेल या फिर आर प्रोग्रामिंग में इसको मैं इंप्लीमेंट भी कराऊँ, लेकिन मैं पहले कोशिश करूँगा कि थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो जाए, फिर हम प्रैक्टिकल करके भी इसे देखेंगे। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली मीन, मॉड, मीडियन, रेंज एंड वेटेड मीन क्या है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मुमकिन है कि आपके लिए ये बिल्कुल एक नई डायग्राम हो जिसके अंदर आप कुछ कर्व देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इधर मैं अभी आगे जाऊंगा तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा जब नेक्स्ट सेशंस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होंगे, जब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिटिल बिट समझना ज़रूरी है ताकि हम सेंट्रल टेंडेंसी की डिफरेंट चीज़ों को बड़े आसानी से समझ सकें। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो आपके डेटा की विजुलाइजेशन है। जो आपके डेटा आपके पास मौजूद है, प्रोबेबिलिटी वाइज जब आप उसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उन डिस्ट्रीब्यूशन में 3 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टैट्स को मैं एज अ बैकबोन कहूँगा, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि दोनों तरफ एक टेल रखती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, टेल 1 एंड टेल 2। और ये सिमेट्रिकल शेप होती है। सिमेट्रिकल शेप का मतलब ये है कि कोई ऐसी बॉडी ऑब्जेक्ट जिसको 20 से कट किया जाए तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है। जैसे इंसान की बॉडी है, बिल्कुल सेंटर से कट किया जाए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल कहा जाता है। इसका सेकंड नेम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इसमें तीनों चीज़ें यानी मीड, मॉड, मीडियन तीनों सेंट्रल पॉइंट पर होती हैं। इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो टेल होती है वो राइट साइड पर सिर्फ होती है, जैसे आप देख रहे हो, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें मीन, मॉड, मीडियन तीनों की कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग है। जैसे आप देख रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड मॉड है, फिर सेंटर में मीडियन है और फिर मीन है। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप नेगेटिव स्क्यूड देखें तो इसमें टेल लेफ्ट साइड पर है, जबकि मॉड इस तरफ है, फिर सेंटर में मीडियन है और फिर मीन है। यानी इस चीज़ को अगर आप बगौर देखें तो बिल्कुल इसका रिवर्स यहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्क्यूड कहा जा रहा है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों चीज़ें हमारी एक ही जगह पर मौजूद हैं। अब मीन हम जान चुके हैं। मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन या एवरेज, जिसमें हम तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, जो हमने प्रीवियस सेशन पे भी अर्थमेटिक मीन में करके देखा। मीडियन क्या चीज़ है? मीडियन एक्चुअली आप अपने वैल्यूज़ को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिखते हैं और उसके बाद इन टर्म ऑफ द नंबर्स ऑफ काउंट सेंट्रल वैल्यूज़ को निकालते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इस वक्त आप अपने नंबर सीरीज़ को देखें, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 टू दिस 1। इनका काउंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट है। अगर 12 हमारे पास काउंट मौजूद है तो अगर मैं दोनों जानिब 6 एंड 6 को काउंट कर लूँ तो सेंटर में कोई वैल्यूज़ नहीं बची। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दोनों तरफ 5 एंड 5 वैल्यूज़ को छोड़ना है। ये हम उस वक्त करेंगे जब वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये हो गई 3 एंड 2, ये 5 वैल्यूज़ हो गई। फिर इसी तरह से फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम 5 वैल्यूज़ ले लेंगे जो कि ये है, ठीक है। 5 वैल्यूज़ हो गई। अब सेंटर में 2 वैल्यूज़ बची, 26 एंड 26। हम फॉर्मूले के मुताबिक 26 प्लस 26 करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से।
जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी x, एक्चुअली यही हमारा मीडियन वैल्यू होगा। वेरी सिंपल। अच्छा, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी जो नंबर्स थे सैम्पल में जब वो इवन थे तो उसका तरीका ये था जो मैंने करके दिखाया, और अगर ये ऑड होते तो वो तो बहुत ही आसान होता। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट 13 होते हैं, तो 13 का मतलब ये है कि मैं 6 इस तरफ ले लेता, 6 इस तरफ ले लेता, तो 1 में सेंटर वैल्यू बचती। बस जो सिंपल फर्स्ट यहाँ पर एक इंडिविजुअल वैल्यू बच रही थी, यही हमारा क्या होता, मीडियन होता। तो वेरी सिंपल, हम इसको मीडियन फाइंड करते और बता देते कि ये मीडियन है। तो ये मीडियन और मीन ये डिफरेंट तरीके हैं सेंट्रल पोजीशन को मालूम करने के। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास मॉड है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मॉड ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ हों आपके सैम्पल या पॉपुलेशन में। अगर आप इस टोटल वैल्यूज़ को देखें, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 21 टू 33, इसमें 21 सिर्फ वो नंबर्स है जो मोस्ट रिपीटेड है, ये 3 टाइम आया हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस काउंट से ज़्यादा या इसके बराबर हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 21 हमारे पास मॉड है। सेम सिनेरियो हो सकता है कि एक ही नंबर 2 दफ़ा काउंट पे आ रहा हो, यानी 21 भी 3 टाइम होता एंड 25 भी 3 टाइम होता फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे कि मॉड इस वक्त हमारे पास 2 हैं। ठीक है, 21 भी है और 25 भी है क्योंकि दोनों का काउंट सेम है। तो ये भी एक तरीका है सेंटर ऑफ टेंडेंसी मालूम करने का। एंड द लास्ट थिंग इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड इज रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, यानी आप कहेंगे कि एम मैक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स मिन। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ में मैक्सिमम है 33, इस 33 को माइनस कर देंगे मिनिमम से तो होगा 21 एंड दैट इज इक्वल टू 12, नथिंग बट। तो 12 हमारे पास हमारे इस डेटा सेट की सीरीज़ रेंज है, जिसके ज़रिए से हम सेंट्रल पॉइंट को या अपने रेंज को फाइंड कर पा रहे हैं कि एक्चुअली इस सेंट्रल पॉइंट पे रेंज क्या है सेंट्रल टेंडेंसी पर या इस सीरीज़ पर। तो इन चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है, यानी जब आप अपने सैम्पल का मीन निकाल रहे हो, मॉड निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, रेंज निकाल रहे हो, तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशंस पता चल रही हैं कि एक्चुअली जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होगी वो किस शेप्स की है और कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब आप बता सकते हैं कि पूरे डेटा का सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू द दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आप बता सकेंगे कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है, ये दूसरा एक सेंट्रल पॉइंट है, तीसरा सेंट्रल पॉइंट ये है, इसमें तीनों चीज़ें यहाँ पर है और इनमें जो है इसी का रिवर्स है जो पॉजिटिव का है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वर्क हो गए जो हमने यहाँ पर देखा, कुछ रफ वर्क करके भी, कि हमें पता चले कि मीन मॉड मीडियन कैसे निकालते हैं। एंड द लास्ट थिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड इज़ द वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या है? देखिए, वेटेड मीन और सिंपल मीन में जो फ़र्क है वो बड़ा आसान सा है। जब हम एक सिंपल मीन की बात करते हैं तो उसका मतलब है ये एक एवरेज है। ठीक है, इसके लिए मैं AVG भी लिख देता हूँ यहाँ पे, विच मीन ये एवरेज है। लेकिन जब मैं वेटेड मीन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल एवरेज नहीं है, बल्कि ये कुछ चीज़ों को भी प्रेफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिस्टम किसी स्कूल लेवल का ग्रेड निकाल रहा हूँ तो उसमें पता होता है कि हमारे जितने कोर्सेज़ हैं उसके क्रेडिट आवर्स जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट आवर्स सबके सेम होते हैं। लेकिन जब यही चीज़ आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट आवर्स सबके क्या हो जाते हैं, डिफ़र होते हैं। ठीक है ना, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं। तो अब जब आप अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ का मीन निकालोगे ना, तो मीन निकालते वक्त वो ये प्रेफर नहीं करेगा कि आप किस कोर्स को कितनी स्ट्रेंथ दे रहे हो। ठीक है, जबकि आप स्कूल में थे तो तमाम के क्रेडिट आवर्स सेम थे, तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल मीन निकालते थे, आंसर आ जाता। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हो तो उसके अलग अलग क्या होते हैं, क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो उस वक्त जो स्ट्रेंथफुल रिजल्ट मालूम करने का तरीका होता है वो वेटेड मीन होता है, ताकि आपको अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट आवर्स सही स्कोर पता चल सके कि एक्चुअली ओवरऑल आपकी क्या परफॉर्मेंस है। इस तरह और बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर हम वेटेड मीन को प्रेफर करते हैं, जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट क्राइटेरियाज हों, वहाँ के बेस पर रहते हुए हम वेटेड मीन को फाइंड करते हैं ताकि स्टैटिस्टिकली हमें सही वैल्यू का पता चले। तो फार्मूला क्या होता है वेटेड मीन का, जो हम यहाँ पे सेंट्रल पे देख रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें x जो आपका जो भी वैल्यू है या स्कोर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपने वेट से। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू का वेट है, जो वेटेज दिया गया है उससे, और डिवाइड करेंगे वेटेज के सम से। यानी आपने पहली वैल्यूज़ को उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया सेकंड वैल्यू के उसके वेट के साथ, क्योंकि समीशन है यहाँ पर, तो तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी करना है आपस में और फिर ऐड करते रहना है और उसको डिवाइड करना है टोटल सम ऑफ द वेट से। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मार्क्स हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी के किसी सेमेस्टर के, तो क्लास कोई भी सेमेस्टर हो सकता है, सब्जेक्ट A
B, C, D, E एंड F, ये टोटल 100 में से स्कोर हैं और हर कोर्स के अलग अलग क्रेडिट आवर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं। तो मैंने तमाम क्रेडिट आवर का सम मालूम किया और जो मार्क्स आए उनका सम मालूम कर लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इन तमाम को फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है और सम करना है। तो तमाम को मैंने मल्टीप्लाई किया और उनका यहाँ पर सम निकाल दिया। तो हमें समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय W चाहिए था, तो वो आ गया 948। उसको डिवाइड करूँगा मैं समेशन ऑफ वेट से। जब मैंने किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 63.2 आई। तो इस तरह से वेटेड मीन निकाला। और अगर आप सिर्फ मीन निकालेंगे तो आप नियर टू 63 ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डेसिमल पॉइंट पे यहाँ पर आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, फ़र्क दिखने का मतलब ही यही है कि हम उस स्ट्रेंथफुल वैल्यूज़ को एक्चुअली फाइंड करना चाह रहे हैं जो किसी भी क्रेडिट की वजह से या किसी दूसरी चीज़ पर बेस करता हो, उस बेस पर हमें एक एक्चुअल वैल्यू मिले या नियरेस्ट वैल्यू मिले जो परफॉर्मेंस को बता रही हो। तो होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मॉड, मीडियन, रेंज क्या है, वेटेड मीन क्या है, कब हम निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फिर भी कोई अगर सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी से आप सीख सकें। थैंक यू।